हेलो, वेलकम टू चर्चा। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। दोस्तों, ये पॉडकास्ट जिसका कि आज आरंभ हुआ है, यह आपके सामने नित्य नए शोध विषयक लेकर आएगा, जिससे कि आपका निश्चित ही ज्ञानवर्धन होगा। और हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों कि हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा इस पॉडकास्ट को हर हफ्ते डालें और इस पे हम विभिन्न विषयों पे चर्चा करें, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, पहाड़ से रिलेटेड हो, पानी से रिलेटेड हो, वायु से रिलेटेड हो। साथ ही साथ यह समाज में एक क्रांति लाए। यह हमारी चाह है कि हमारे समाज में चर्चा का महत्व बढ़े, और जिस प्रकार से जानकारियों का आदान प्रदान है, तो स्वच्छ रूप में हम जानकारियों को आप तक ला पाएँ, ताकि आप सभी इसका लाभ उठा पाएँ। जी, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम किसी भी विषय को लाएं और उस पर रिसर्च करें, शोध करें और उसके बाद सारी चीज़ों को एक चर्चा के रूप में आपके सामने लाएं। इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि पहले कुछ क्वेश्चन बनाए जाएं और फिर हम सामने वाले से, अपने साथी से उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम काफ़ी रिसर्च करके उन आंसरों को तैयार करेंगे। तो यह चर्चा का एक पारंपरिक रूप है, जिससे कि निश्चित ही आपको भी सुनने में मज़ा आएगा, और एक तरह से आपके लिए यह आपके मन को रिफ़्रेश करने का काम करेगा। अब हम हफ्ते में हर शनिवार और रविवार को यह पॉडकास्ट अपलोड करेंगे, और सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, यदि आपको ये कंटेंट पसंद आए। और देखिए, अब जो जहन में सवाल आएगा कि यह चर्चा क्यों, या ये पॉडकास्ट की ज़रूरत क्या है हम लोगों को। तो देखिए, समाज में कई ऐसे समस्याएं होती है, टॉपिक्स होती है, जिन पे शायद पहले भी काफ़ी लोग बात कर चुके हैं, लेकिन हमने देखा उस पर हेल्दी चीज़ें नहीं रहती हैं। तो हम इसके माध्यम से कोशिश करेंगे कि जो हमारे सराउंडिंग चीज़ें होती हैं, तो उनको हम लाएं और उन पे चर्चा करें, और कोशिश रहेगी कि इस पे ये इन्फॉर्मेशन युक्त हो। इससे आपको ज्ञान मिलेगा, इंटरटेनमेंट भी मिलेगा और काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। निश्चित रूप से, और साथ ही साथ आगे जा कर के हम और भी अपने विषयों की रेंज को बढ़ाएंगे, जिससे कि आप सभी को और भी ज़्यादा लाभ इससे मिल पाए। और साथ में कोशिश रहेगी कि हम धीरे धीरे, जैसे हमारे श्रोता हमको पसंद करेंगे, तो हम किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट को लेकर आएंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे हम सवाल पूछेंगे, समाधान जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपने देखा होगा कि जो एक्सपर्ट होते हैं, जो जानी मानी हस्तियां होती हैं, वो सारे यूट्यूब चैनल्स पर आते हैं, या टेलीविज़न पे आते हैं, या पॉडकास्ट पे आते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में कई ऐसे लोग भी हैं जो आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, लेकिन उनको बहुत अच्छा नॉलेज है अपने फील्ड का। जैसे कि कई को पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा नॉलेज है, कई लोगों को एजुकेशन में है, कई लोगों को साइंस के फील्ड में है, कई लोगों को टेक्नोलॉजी में है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको इस प्लेटफॉर्म पे एक सामान्य जन को लेकर आएँ और उनसे चर्चा करें। बिल्कुल, और आपको किसी भी विषय के बारे में यदि रुचि हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे हेल्थ एंड फिटनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जियोपॉलिटिक्स हो, इन सभी विषयों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं आने वाले समय में। तो इसी के चलते हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है और आगे भी आप इसी प्रकार का कंटेंट सुनना चाहते हैं, तो कृपया आप सब्सक्राइब करें। तो आज के इंट्रोडक्शन फेज़ में टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं, और जो विषय है वह है पलायन की समस्या, पहाड़ से पलायन की समस्या। तो जैसे कि आप वीडियो का टाइटल भी आपने देखा होगा, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी। तो एक कहावत है उत्तराखंड में कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आता है। तो आपके क्या मत हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि एक पहाड़ में एक कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आते हैं।
तो एक ये बिल्कुल बहुत सीरियस मुद्दा है, और जो कि आज सच साबित होता दिखाई देता है हमें, क्योंकि पहाड़ में जिस प्रकार से पलायन है, जिस प्रकार से रोज़गार की कमी है, एजुकेशन की कमी है, और सुख सुविधाओं की कमी है, तो उसके चलते कई लोग पहाड़ छोड़ चुके हैं। और जिस प्रकार से अब देखिए आप, आपदाएं भी पहाड़ में आती है, कभी भूस्खलन होता है, कभी बाढ़ आती है, कहीं पे एक्सीडेंट होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अनदेखा किया गया, और पहाड़ कई ऐसे गांव देखे कि जो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में जिस प्रकार से घोस्ट विलेजेस की संख्या बढ़ती जा रही है, यह एक चिंताजनक विषय है। और पहली बात यह है कि उत्तराखंड राज्य का गठन ही इस मोटिव के साथ हुआ था कि यहाँ से पलायन को रोका जाएगा, माइग्रेशन कम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे कि हम आज भी पाते हैं अपने घर गाँवों में, कि पलायन रुका नहीं है बल्कि में और भी बढ़ा है। और इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके जो बेसिक और मुख्य कारण हैं, कह सकते हैं आप, एजुकेशन की कमी है, हेल्थ की कमी है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है, और साथ में ऐसी बहुत सी सुख सुविधाएं जो एक आम जनमानस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनके बिना आप शायद थोड़ा सा, आपको सरवाइव करना लॉन्ग टर्म में मुश्किल हो सकता है, या होता है। और कई गांव ऐसे जहाँ पे अभी भी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी नहीं है। तो और ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे कि अगर कोई बीमार हो गया, तो आपको उनको 4-5 आदमियों को मिलकर उनको 8-10 किलोमीटर नीचे सड़क में लाना पड़ता है, और उसके बाद उनको जो बेस हॉस्पिटल है उस तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार की सुविधाओं के चलते पहाड़ में बहुत बुरी स्थिति है, जिसके चलते पलायन हो रहा है। पर अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिस समय में ये सारी सुख सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई थी, उस समय में भी पहाड़ में लोग बसा करते थे, और एक सस्टेनेबल सिस्टम था पहाड़ का। स्वयं में पहाड़ के लोग सब्जियां भी उगाते थे, दालें भी उगाते थे, अनाज भी उगाते थे, और दुग्ध उत्पादन का काफ़ी बड़ा केंद्र रहता था। तो इन चीज़ों में क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पहाड़ का युवा है वो मेहनत से भाग रहा है? जी बिल्कुल, आजकल अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो लोगों की धारणा है कि एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी नौकरी, या किसी बड़े कॉरपोरेट हाउस में नौकरी करना, या किसी बड़ी कंपनी में, एमएनसीज में, इन सब जगहों पे काम करना एक नौकरी मानी जाती है। जबकि आप अगर पहाड़ में देखें तो आज भी बहुत संभावनाएं हैं पहाड़ में, पहाड़ की गोद में बहुत संभावनाएं हैं। आप यहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, और होम स्टे खोल सकते हैं, टूरिज़्म के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो पहाड़ का युवा है, वो बाहर जाकर धक्के खाना पसंद कर रहा है, लेकिन अपने गांव में, अपने घर में, अपनी पुश्तैनी ज़मीनों को आबाद करना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। और संभव तो थोड़ा सा आजकल जो एक स्टेटस को लेकर ईगो की भावना रहती है, कि अगर मैं ये काम करूँगा तो लोग समझेंगे शायद कि ये एक छोटा काम है। लेकिन ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। अपनी धरती को आबाद करना, अपनी पुश्तैनी ज़मीन को आबाद रखना, घर को आबाद रखना, ये बहुत बड़ा काम है। और देखिए, अगर आप दूसरे तरीके से सोचें, तो अगर आपके पास 4 बकरियां हैं और आप उनको चराने जाते हैं, तो आप बकरी वाले हो। लेकिन आपके पास 2000 बकरियां और आपने अपने साथ 4 आदमी काम पर रखे, तो आप बिजनेसमैन हो। तो इस दिशा में थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि कैसे पहाड़ में रहकर पहाड़ का पानी, पहाड़ का मिट्टी, पहाड़ की खुशबू सारी को यूज किया जाए, और उसके चलते हम कहीं ना कहीं पलायन रोकने में भी ज़रूर कारगर साबित होंगे। जी, तो जैसा आपने बताया कि कुछ अहम मुद्दे हैं जिनके कारण कि पलायन की समस्या बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहला आपने बताया कि एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का जो स्तर है पहाड़ों में, जो शिक्षा व्यवस्था का स्तर है, तो क्या लगता है आपको कि पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था का स्तर मैदानी क्षेत्रों से कम है? देखिए, पहले मैं जो हमारा ताज़ा रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अगर बात करूं, तो कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं पहाड़ों में, वहाँ के बच्चों ने काफ़ी अच्छा करके दिखाया है। बिल्कुल, जो मैदानी क्षेत्रों में बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको बिल्कुल बराबर की टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन एक चीज़ जो होती है कि पहाड़ों में विद्यालयों की अनदेखी की जाती है। जैसे टीचर है तो टीचर सोचता है कि चलो आज मैं नहीं जाता वहाँ पे तो कौन देख लेगा मुझे। कोई देखने चेक करने तो आएगा नहीं कि यहाँ पे टीचर बराबर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं पहाड़ों में, वो भी कई बार इग्नोरेंस की भावना होती है कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा, उन सब चीज़ों से उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ मतलब होता है कि बच्चा सुबह तैयार हो, स्कूल जाए और शाम को घर पे आ जाए। उस बीच वो स्कूल में क्या करता है, कैसे करता है, इन सब चीज़ों से उन लोगों को ज़्यादा वास्ता होता नहीं है। और कहीं न कहीं इसी सब चीज़ का फ़र्क बच्चे पे पड़ता है। और अगर आप मैदानी भाग की बात करें तो वहाँ पे पेरेंट्स बहुत एक्टिव होते हैं। उनको पता है हमारा बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, स्पोर्ट्स में जा रहा है या पढ़ाई कैसी कर रही है, चल रही है, होमवर्क कैसा है। और हर महीने पीटीएम होती है। लेकिन सरकारी स्कूलों में कहीं न कहीं यही प्रॉब्लम है पहाड़ों में कि अनदेखी होती है। और जो दूसरा विषय आपने उठाया स्वास्थ्य व्यवस्था का, तो क्या पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था का चरमराया हुआ जो ढांचा है, इसमें सुधार की गुंजाइश है? इसमें कोई सुधार हो सकता है? और क्योंकि हॉस्पिटल तो बने हैं पहाड़ों में, पर कारण फिर वही है कि वहाँ पर कोई भी डॉक्टर रुकना नहीं चाहता है। जी, अगर पहाड़ों में की बात की जाए तो पहाड़ों में सबसे दयनीय स्थिति हेल्थ की है, जो कि एक हमारे माइग्रेशन में बहुत बड़ा रोल हेल्थ का है। और जो कि एक जेन्युइन रोल है, जेन्युइन प्रॉब्लम है हेल्थ की। इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको किसी को पहाड़ में एक सीरियस डिसीज़ हो जाता है तो उसको उसके लिए इलाज के लिए या तो दिल्ली जाना पड़ेगा, देहरादून जाना पड़ेगा, ऋषिकेश जाना पड़ेगा। और रही बात हॉस्पिटल की और डॉक्टर्स की, तो पहाड़ों में हॉस्पिटल संभवतः 50-60 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। और वो भी एक इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता कि सारे इलाज वहाँ पे, बहुत बेसिक से इलाज होता है वहाँ पर। और डॉक्टर भी अगर आज है तो शायद कल नहीं है वहाँ पे, या इस हफ्ते बिल्कुल डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे लाइन लगी है मरीजों की, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अगर डॉक्टर अवेलेबल है भी तो वो 12 बजे आएगा, 11 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, कोई टाइम नहीं है। और लोग वहाँ पे काफ़ी दूर से आते हैं, उनको अपनी गाड़ी छोड़ के आना पड़ता है। अगर लेट होगी तो शाम को घर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी। और साथ ही जो पहाड़ों में है कि हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर है तो मशीनें काम नहीं कर रही है, टेस्ट नहीं होते हैं। इन सब के चलते कई लोगों को यहाँ तक कि अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। तो ये सच में एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है पहाड़ में हेल्थ। तो कहीं ना कहीं इस मामले में सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि जो टैक्स एक आम आदमी देता है, पहाड़ में कोई अलग टैक्स स्लैब है नहीं, पहाड़ के लोग भी वही टैक्स भरते हैं, तो क्यों ना उन्हें वो सुविधाएं मिलें, और यह पलायन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अब बात करते हैं रोजगार के विषय में। रोजगार पहाड़ में, पहाड़ का 80% युवा केवल सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। बाकी बचे 20% अपने खानदानी बिजनेस को ओवरटेक कर लेते हैं। और कुछ युवा हैं जिनकी काफ़ी दयनीय आर्थिक स्थिति होती है, जिस कारणवश कि उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आपके ईंट भट्टे का काम या फिर रेत सारने का काम। तो इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। तो क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से पहाड़ में रोजगार की संभावनाएं बनाई जा सकती हैं? देखिए, रोज़गार एक बार फिर से बहुत बड़ा मुद्दा होता है पहाड़ में, पहाड़ के युवा के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पहाड़ का युवा कोई घर में काम करना चाहे या अपने आसपास में कोई अपना स्वरोज़गार देखना चाहे, तो हमारे थोड़ा-सा मनों में ये भावना रहती है कि वो घर में है, वो घर पे काम कर रहा है, थोड़ा उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, या उस तरीके से नहीं देखा जाता कि जैसे एक दिल्ली से बंदा घर आ रहा है, उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो हमारे जो युवा है वो थोड़ा-सा इस चीज़ में हिचकिचाते हैं कि मैं घर में कैसे काम शुरू करूँ। और जबकि देखा जाता है कि बाहर कई ऐसे लोग होते हैं जो बाहर जाके बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर में रह के वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर एम्प्लॉयमेंट को कैसे सही किया जाए पहाड़ में, या कैसे दुरुस्त होना चाहिए, तो इसके लिए संभवतः थोड़ा-सा हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि पहाड़ में कुछ ऐसी चीज़ें मुहैया कराई जाएँ, सुख सुविधाएँ लोगों को दिए जाएँ कि वो अपने पहाड़ में कुछ कर सकें। जैसे सड़क कनेक्टिविटी दी जाए, लोगों को
इतने अच्छे तरीके से शिक्षित किया जाए कि वो समझ सके कि यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। और देखिए बिजनेस तो लोगों ने मिट्टी का भी कर दिया, मिट्टी भी बेच रहे हैं लोग पहाड़ों में, या चाहे मैदानी एरिया में मिट्टी भी बिकती है। लेकिन हमारे पहाड़ में बस कमी है तो थोड़ा एक गाइडेंस का, एक दिशा हम निर्धारित नहीं कर पाते कि हम इस चीज़ को कैसे करें। हालांकि आज के टाइम में जब से स्पेशली कोविड का फेस आया, तो बहुत से युवा, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई डेयरी कर रहा है, कोई वेजिटेबल सप्लाई कर रहा है, काफ़ी लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत एक छोटा सा परसेंटेज है जो स्वरोजगार कर रहे हैं पहाड़ों में। तो इसके लिए आपको बिल्कुल एक दुरुस्त सड़क चाहिए, कनेक्टिविटी जो बाज़ार तक आपको लेके जाए, और दूसरा सरकार का साथ चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में आप देखिए तो पैसों की भी कमी है। वहाँ पे कोई भी बंदा उठा के 10 20 30 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो सरकार को उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता हालांकि कर भी रही है सरकार। और तीसरी बात है कि एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि पहाड़ में हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन जाए। तो इन सब चीज़ों के अगर कुछ होता है तो संभव तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो जाए पहाड़ में। और पहाड़ को लेकर एक जो बहुत बड़ी विडंबना ये रही है कि अब यहाँ पर लोग नहीं, गाँव में भी जानवर ही दिखते हैं। जो लोगों के खेत थे उन्हें बंजर छोड़ के सब दिल्ली देहरादून की तरफ भाग चुके हैं। आप अगर किसानी की बात करें, जो पारंपरिक फसलें होती थी अब वो कोई उगाता नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि किसी समय में वो उन पारंपरिक फसलों का तिब्बत में व्यापार हुआ करता था, और आज के समय में उनका कोई मूल्य न जानते हुए सभी अपने खेतों को बंजर छोड़कर अपने गांवों का निस्तारण कर चुके हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? जी बिल्कुल, अगर फार्मिंग के फेज़ में हम बात करें तो पहाड़ में अगर आप जाएं, क्योंकि स्पेशली अगर बात करूँ तो मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो हमने देखा कि सारी ज़मीनें वहाँ पे बंजर हैं। मतलब बड़े बड़े खेत हैं, सिंचाई वाले खेत हैं, जो कि सिंचाई वाले खेत एक किसान के लिए वरदान माना जाता है। और दूसरी तरफ पहाड़ में पानी की कोई कमी नहीं है, फिर भी बावजूद इसके वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ खलिहान सारे बंजर पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा कि जंगली जानवर फसलों को या खेती को बर्बाद कर देते हैं। उसके पीछे कारण है पलायन। अगर गांव में कोई इंसान नहीं है, कोई ऐसा पालतू जानवर नहीं है, तो बिल्कुल जो जंगली जानवर है वो नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे आना शुरू करते हैं, और उसके बाद वो हमारी फसलों को बर्बाद करना शुरू करते हैं। हालांकि अगर आप बंदर की बात करें या जो अदर जंगली जानवर हैं उनकी बात करें, तो ये पहले भी पहाड़ की समस्या रही है। लेकिन पहले पहाड़ में लोग होते थे तो वो सुबह सुबह अपनी खेती में जाते थे और वहाँ पे देख रेख करते थे कि कोई पक्षी हमारी फसल को बर्बाद ना करे, या बंदर सुअर इत्यादि कोई भी जंगली जानवर आके हमारी खेती को बर्बाद ना करे। लेकिन आज इंसान के पास इतना धैर्य नहीं है कि वो सुबह खेतों में जाए, उसको आराम की ज़िंदगी चाहिए, जिस कारण वो अपने खेतों को अनदेखा करता है। और दूसरी तरफ वो बाहर जाके किराए पर रहते हैं, वहाँ पे किराए का खाते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल मैं मानता हूँ कि जो सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया कि पहाड़ों में जो है फ्री राशन दी जाती है, कहीं ना कहीं इंसान इससे रिलैक्स हो गया है कि अगर इस बार थोड़ा ऊंच नीच होती भी है तो हमें सरकार के द्वारा राशन मुहैया कराई जा रही है। तो इसलिए वो अपनी खेती, जो कि उसके लिए वरदान है, उसको अनदेखा करता है। और कृषि और माइग्रेशन का एक दूसरे के साथ सीधा संबंध है। माइग्रेशन है तो खेती नहीं हो रही, खेती नहीं हो रही तो माइग्रेशन नहीं हो रहा है। तो अगर इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पहाड़ का इंसान थोड़ा मेहनत करना शुरू करे, अपने खेती की कीमत जाने, क्योंकि भविष्य पहाड़ों में है, ये सबको पता है। भविष्य पहाड़ों में आपको एक ना एक दिन पहाड़ को आबाद करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को जाने तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा, सिर्फ उस आदमी के हित में नहीं, देश के हित में। क्योंकि भारत एक किसानों का देश है, तो देश को रेवेन्यू आएगा, अनाज मिलेगा, जो हमारी बेरोज़गारी है उसका दर घटेगा, वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फार्मिंग पे ध्यान दिया जाए तो पहाड़ आबाद हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ में आज की इस चर्चा को हम विराम देते हैं।
आज की चर्चा में आपने जाना उत्तराखंड में हो रहे पलायन के विषय में, क्या-क्या इसके मुख्य कारण हैं और क्या कदम उठाने चाहिए पलायन को रोकने के लिए? जी, बिल्कुल, तो हमने आपको बताया कि कैसे यहाँ पे एक टूरिज़्म भी बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी हो सकता है। और चूँकि अब शायद इस पॉडकास्ट की लेंथ भी लंबी हो रही है, तो जिस कारण हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक हमारे साथी द्वारा छोटा-सा कन्क्लूज़न निकाल कर इसको सबमिट किया जाए। तो उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पर सदियों पुरानी सभ्यताएँ रहती हैं। हमारा जो कल्चर है वो आज का नहीं, ये शायद उस समय का है जिस समय में जिसको वैदिक काल कहा जाता है। और इतने समृद्ध कल्चर वाला ये स्टेट है, फिर भी इसकी जो अनदेखी हो रही है, इसमें जो पलायन की वजह से यहाँ पर आबादी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, इसकी ओर हमें प्रयास करना होगा। केवल सरकार को ही नहीं, बल्कि स्वयं पहाड़ में रहने वाले हर एक व्यक्ति को भी प्रयास करना होगा कि वो पलायन को रोके, खुद भी पलायन ना करे और जो पलायन करता है उसकी भी उसको भी पलायन ना करने का प्रोत्साहन दे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय-बाय। धन्यवाद।